नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के व्हील प्लान से परेशान बीजेपी के पहलवानों के मुद्दे पर घिरे बृजभूषण को मिली बड़ी राहत की बात करेंगे। कर्नाटक में खत्म हुए धर्मांतरण कानून के एमपी चुनाव से पहले बीजेपी पर कांग्रेस को मिली बढ़त की, साथ ही जानेंगे कैसे महाराष्ट्र में शिंदे बीजेपी गठबंधन में चौड़ी हो रही है दरार। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बिपरजॉय तूफान की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुरूला महापंचायत मामले पर सुनवाई की पूरी। हाईकोर्ट ने सरकार को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश, टीवी डिबेट पर लगाई रोक। मणिपुर में फिर मचा बवाल, बेकाबू भीड़ ने कैबिनेट मंत्री के सरकारी आवास को बनाया निशाना। 8 गांवों में प्रदर्शन, रोका गया रास्ता, 11 जिलों में लगा कर्फ्यू। आईसीसी वनडे कप के लिए 18 जून से 19 जुलाई तक खेले जाएंगे क्वालीफायर मुकाबले। 10 टीमों के बीच होंगे 34 मैच। 2 टीमें करेंगी विश्व कप के लिए क्वालीफाई। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 311 अंक फिसलकर 62,918 पर हुआ बंद। निफ्टी 68 अंक लुढ़ककर 18,688 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी ने अमेरिका में वाशिंगटन डीसी से लेकर न्यूयॉर्क तक ट्रक की यात्रा की। इससे पहले राहुल ने दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक ट्रक में बैठकर यात्रा की थी। कांग्रेस नेता की भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस व्हील प्लान से बीजेपी में खलबली मच गई है, तो वहीं कांग्रेस ने राहुल के लिए व्हील प्लान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी अब सिर्फ ट्रक ही नहीं बल्कि ऑटो से लेकर कैब और बस से लेकर दूसरे वाहनों में सफर करके लोगों से सीधे मुखातिब होने वाले हैं। पार्टी से जुड़े नेताओं के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस तरीके से सीधे तौर पर लोगों से मिलने की ये अनूठी योजना जल्द शुरू होगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल ने अचानक ट्रक ड्राइवर, बस में सफर करने वाले और घरों में खाना पहुंचाने वाले होम डिलीवरी बॉय से मुलाकात करनी शुरू की। राहुल इस तरह न सिर्फ दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा में एक ट्रक में सवार हुए, बल्कि जल्द ही वो इस तरीके से और सफर करने वाले हैं। कांग्रेस की रणनीति बनाने वालों की माने तो पार्टी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है। राहुल गांधी उन सभी तबकों से मिलकर उनसे सीधे संपर्क कर रहे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। राहुल गांधी के इस अभियान को व्हील प्लान के तहत देश के अलग अलग राज्यों में शुरू करने की योजना है। दिल्ली से चंडीगढ़ और अमेरिका में वाशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क तक की सड़क यात्रा में ट्रक ड्राइवर से बातचीत करने के बाद पार्टी ने इसको बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई। राहुल गांधी ने जिस तरीके से ट्रक ड्राइवरों से बातचीत करके उनकी पूरी कम्युनिटी में एक मैसेज दिया, अब वो रुकने वाला नहीं है। राहुल गांधी अगले कुछ महीनों में व्हील प्लान के तहत उन सभी लोगों से मुलाकात करेंगे जो सुबह उठकर अपने वाहनों से घर से निकलते हैं और फिर रोज कुछ पैसा कमा करके अपने घर वालों का पेट भरते हैं। योजना के मुताबिक राहुल इसमें ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, कैब ड्राइवर और 2 व्हीलर से सवारियों को ले जाने वाले लोगों के सिवा रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों की मदद करने वाले ऐसे वाहन चालकों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी के वाहन चालकों से मिलने का सिलसिला सियासी गलियारों में उनकी बदलती हुई छवि के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं राहुल के इस व्हील प्लान से बीजेपी परेशान है, क्योंकि राहुल की लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसका नुकसान बीजेपी को आने वाले चुनाव में होगा। राहुल गांधी के व्हील प्लान से 2024 में कांग्रेस को फायदा होना तय है, तो पहलवानों के मुद्दे पर बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। तो क्या है खास इस चार्जशीट में, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान एक महीने तक धरना देकर इंसाफ मांगते रहे, पुलिस के डंडे खाते रहे, लेकिन उनकी आवाज केंद्र सरकार तक नहीं पहुंची। मजबूर होकर उन्हें लौटना पड़ा, लेकिन वापसी के बावजूद वो लगातार गुहार लगाते रहे। इस गुहार का नतीजा दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट देकर दिया है। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों में 2 अदालतों में चार्जशीट दाखिल की। दरअसल 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली पुलिस में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को बृजभूषण के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए थे। पहला मामला 6 महिला पहलवानों की शिकायत पर था, जबकि एक केस नाबालिग की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।
दिल्ली पुलिस ने 550 पेज की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पॉक्सो एक्ट की शिकायत को लेकर कोई सबूत नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस ने कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो के तहत दर्ज केस हटाने की सिफारिश की है। इतना ही नहीं, पुलिस का कहना है कि पॉक्सो मामले में जांच पूरी होने के बाद अब इस मामले को रद्द करने की सिफारिश दी गई है। वहीं दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एक नाबालिग लड़की बृजभूषण शरण सिंह जैसे बड़े आदमी के खिलाफ पॉक्सो के तहत शिकायत दर्ज करती है, यौन शोषण का आरोप लगाती है। इसके बाद सारा तंत्र, पुलिस, सरकारी के मंत्री और सांसद मिलकर उस लड़की के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और बृजभूषण शरण सिंह को संरक्षण दिया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी का नारा है, बेटी डराओ बृजभूषण बचाओ। अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है, लेकिन पुलिस अब भी बृजभूषण को पाक साफ बता रही है, जिसके बाद सियासी पारा चढ़ने के आसार है। बृजभूषण को पुलिस ने एक मामले में बड़ी राहत दी है। इधर कर्नाटक में धर्मांतरण कानून को लेकर कांग्रेस सरकार ने भी राहत भरा कदम उठाया है। कर्नाटक में सरकार बनाने के साथ ही सिद्धरामैया सरकार एक्शन में है। जनता से जो वादे किए थे उन्हें लगातार पूरा किया जा रहा है और अब कांग्रेस ने अपना एक और वादा पूरा किया है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन सत्ता संभालते ही सिद्धरामैया की सरकार तेजी से फैसले ले रही है। चुनाव में जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया जा रहा है और अब एक और बड़ा वादा कर्नाटक सरकार ने पूरा किया है। सरकार ने राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस ले लिया है। इस कानून को बीजेपी की सरकार लेकर आई थी, जिसका शुरुआत से ही कांग्रेस विरोध कर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस सरकार ने इस कानून को वापस ले लिया है। इसके साथ ही राज्य कैबिनेट की बैठक में आरएसएस के संस्थापक रहे केशव बलिराम हेडगवार को स्कूली किताबों के सिलेबस से हटा दिया गया है। सरकार ने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ाना भी जरूरी बना दिया है। कैबिनेट बैठक के बाद प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मंत्री मधु बंगरप्पा ने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि स्कूली किताबों से सावरकर के चैप्टर को हटाया जाएगा। इसके साथ ही जो बदलाव किए गए हैं उसमें आरएसएस फाउंडर केशव हेडगवार के टॉपिक को हटाया जाएगा, वीर सावरकर से जुड़े चैप्टर को भी हटाया जाएगा, दक्षिणपंथी नेता चक्रवर्ती सुलीबेले द्वारा लिखे गए चैप्टर को भी हटाने का फैसला किया गया है। सावित्रीबाई फुले से जुड़े चैप्टर को शामिल किया जाएगा। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी से लेकर इंदिरा गांधी तक को शामिल किया जाएगा। संविधान निर्माता BR अम्बेडकर से जुड़े चैप्टर को भी शामिल किया जाएगा। राजप्पा दलावाई के नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय कमेटी किताबों में बदलाव की देखरेख करेगी। कर्नाटक में कांग्रेस के एक्शन से बीजेपी दबाव में है, तो एमपी में चुनाव से पहले बीजेपी दबाव में है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बीजेपी पर बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। महाकौशल और मालवा के आदिवासी हिस्से में मजबूत पकड़ रखने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय हो गया है। इस गठबंधन से कांग्रेस को करीब 70 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के मुकाबले बढ़त मिलती दिख रही है। मध्य प्रदेश में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार भी विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होना है और मुकाबला वो पार्टी जीतेगा जिसके पक्ष में जनजातीय समुदाय का रुझान होगा। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की निगाहें जनजातीय समुदाय पर टिकी हुई है। साल 2003 से 2013 तक लगातार 3 चुनावों में जनजातीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों पर बीजेपी को सफलता मिली तो उसे सत्ता मिली। साल 2018 के चुनावों में जनजातीय वोटरों ने पाला बदला तो आरक्षित 47 सीटों में 30 में से कांग्रेस को जीत हासिल हुई, जिससे प्रदेश में सरकार भी कांग्रेस की बन गई। बाद में सिंधिया की बगावत के चलते ये सरकार 15 महीने ही चल पाई थी। ऐसे में इस बार भी ये सीटें बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। वैसे जनजातीय समुदाय मध्य प्रदेश में 70 विधानसभा सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों का आधार है, तो साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी मजबूत है। और अब खबर है कि गोंगपा के साथ कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस गठबंधन को हरी झंडी दिखा दी है। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस से गठबंधन होने पर गोंगपा को मध्य प्रदेश में 5 सीटें दी जा सकती है, लेकिन यह गठबंधन कमलनाथ के कारण अभी लटका हुआ है, क्योंकि कमलनाथ गोंगपा को 5 सीट देने के लिए तैयार नहीं है और साथ ही जिन सीटों पर गोंगपा दावा कर रही है वो सीट कमलनाथ छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि 5 में से 4 पर कांग्रेस के विधायक हैं और ये सभी कमलनाथ के करीबी हैं।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष 3 से ज्यादा सीट गोंगपा को देने को तैयार नहीं है, जिस कारण फिलहाल अभी दोनों पार्टियों के बीच सीटों पर सहमति नहीं बन पाई। लेकिन ये माना जा रहा है कि गोंगपा और कांग्रेस विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। ऐसे में इस बार साफ है कि महाकौशल और मालवा में बीजेपी की राह और भी मुश्किल भरी हो सकती है। एमपी में कांग्रेस ने सत्ता वापसी की जोरदार तैयारी की है, वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता से दूर होती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में शिंदे बीजेपी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। खबर यह है कि शिंदे बीजेपी गठबंधन जल्द ही कैबिनेट विस्तार पर विचार कर रहा है। इसके लिए मंथन चल रहा है और इस बीच गठबंधन की सहयोगी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने भी अपने लिए एक मंत्री पद की मांग कर दी है, जिसके बाद शिंदे बीजेपी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा गठबंधन जल्द ही अगला मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रहा है। इसी बीच गठबंधन की सहयोगी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मुखिया अठावले ने भी मंत्री पद की मांग की है। अठावले ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करने के दौरान ये जानकारी दी। अठावले ने यह भी कहा कि वो ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि अगले साल महाराष्ट्र में कम से कम 2 से 3 लोकसभा सीटों और 10 से 15 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिले। बता दें कि संजय राउत पत्रकारों से पहले ही कह चुके हैं कि राज्य में लंबे समय से अपेक्षित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक विस्फोट होगा। उन्होंने कहा था कि अमित शाह ने कैबिनेट में बदलाव के लिए मुख्यमंत्री को कुछ निर्देश दिए हैं। अमित शाह ने निर्देश दिया है कि कैबिनेट विस्तार होने पर शिंदे गुट के प्रमुख 4 मंत्रियों को हटा दिया जाएगा। मुझे ऐसी जानकारी मिली है। जिसके बाद सत्तारूढ़ शिवसेना का कहना है कि संजय राउत बेवजह दूसरों के मामले में दखल दे रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 11 महीने से एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार चला रही हैं, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। ऐसे में शिंदे गुट के विधायक बीजेपी से नाराज हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा सदस्यों की संख्या 288 है। ऐसे में सरकार में सीएम सहित 43 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी सरकार में सीएम शिंदे कोटे से सीएम सहित 10 मंत्री हैं, तो बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम फडणवीस सहित 10 मंत्री हैं। शिंदे बची हुई 21 सीटों पर भी बराबरी का बंटवारा करने पर अड़े हुए हैं, क्योंकि शिंदे के साथ आए शिवसेना के 30 विधायक मंत्री पद को लेकर दबाव बना रहे हैं, तो 10 निर्दलीय विधायक भी सरकार में हिस्सा मांग रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के विधायकों की संख्या 100 से ज्यादा है, इसलिए बीजेपी इस बार बड़ा हिस्सा मांग रही है। फडणवीस 14 से कम सीटों को लेकर तैयार नहीं है और इसी विवाद के चलते फिर से महाराष्ट्र में बगावत देखने को मिल सकती है। ऐसे में संजय राउत के दावे में दम नजर आ रहा है और रामदास अठावले ने एक मंत्री पद की मांग कर बीजेपी और शिवसेना गठबंधन की मुश्किल को और बढ़ा दिया है। शिंदे और बीजेपी गठबंधन मुश्किल में है। चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार भी मुश्किल में है। 3 साल पहले आज ही के दिन गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुए संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है और इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। तो क्या कहा है खड़गे ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत चीन सीमा के पास गलवान घाटी में 3 साल पहले कई भारतीय जवान शहीद हो गए थे। चीनी सैनिकों की घुसपैठ को रोकने के दौरान हुई इस घटना में दोनों तरफ से जवानों में जमकर झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। गलवान में हुई इस घटना के 3 साल पूरे होने पर विपक्ष ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि चीन के मामले पर सरकार ने लोगों को अंधेरे में रखा है। गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर लिखा, 3 साल पहले गलवान घाटी में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले 20 वीर जवानों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। मोदी सरकार की नाकामियों के चलते एलएसी पर इन 3 सालों में पूर्व जैसी स्थिति नहीं है। हम 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पीपीपी पर अपना अधिकार खो चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लिखा कि हमने संसद में ये मुद्दा कई बार उठाने की कोशिश की है, पर मोदी सरकार देशवासियों को अंधेरे में रखना चाहती है। गलवान पर मोदी जी के क्लीन चिट की वजह से चीन अपने नापाक इरादों में सफल होता दिख रहा है। ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की अखंडता पर गहरा आघात है। मोदी सरकार की लाल आंख धुंधली पड़ गई है, जिस पर उसने चीनी चश्मा पहन रखा है। विपक्ष में रहकर हमारा काम है देश को चीनी विस्तारवादी नीति के खिलाफ एकजुट रखना और मोदी सरकार के चीनी चश्मे उतार फेंकना। कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी शहीद जवानों को याद किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि देश की रक्षा करते हुए गलवान घाटी में शहीद हुए सभी वीर जवानों को नमन।
हम वीर जवानों की शहादत कभी नहीं भूलेंगे। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। बता दें कि एलएसी पर लगातार चल रहे तनाव के बीच गलवान घाटी में भारत और चीन के जवान आमने सामने आ गए। इस दौरान चीनी सैनिक कटीली तारों वाले डंडों से लैस थे, जिनसे उन्होंने भारतीय जवानों पर हमला कर दिया। इस खूनी संघर्ष में 20 जवान शहीद हो गए। इस बड़ी घटना के बाद विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए थे और चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की थी। और बुलेटिन के आखिर में खतरनाक होते बिपरजॉय तूफान के गुजरात के तटों की तरफ बढ़ रहा चक्रवात बिपरजॉय बेहद खतरनाक रूप ले चुका है। रात तक ये तूफान कच्छ के जखाऊ पहुंच गया, तो कहां-कहां दिख रहा है इसका असर, देखते हैं ये रिपोर्ट। बेकाबू हो चुका बिपरजॉय ने गुजरात के तट को पार कर लिया है। सौराष्ट्र और कच्छ में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ये जखाऊ पोर्ट से टकराया और फिर आगे बढ़ता गया। देर रात 12 बजे के बाद भी इसका लैंडफॉल जारी रहा। इसके कारण कच्छ के मांडवी में मूसलाधार बारिश हो रही है और द्वारका में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही है। समुद्र में कई मीटर ऊंची लहरें उठ रही है। बिपरजॉय की वजह से द्वारकाधीश मंदिर को आज श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था। एहतियात के तौर पर लगभग 1 लाख लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया था। 76 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई। साथ ही लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात कर दी गई। राज्य और केंद्र सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। बिपरजॉय के प्रभाव के चलते सौराष्ट्र और कच्छ में 130 किलोमीटर की रफ्तार से भी तेज हवाएं चल रही है। पूरे गुजरात में भी तेज बारिश और तूफानी हवाओं का अलर्ट है। पड़ोस की राजस्थान और मध्य प्रदेश तक चक्रवात का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। दक्षिण राजस्थान में देर रात इसके पहुंचने का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब, हरियाणा, केरल और बिहार तक बिपरजॉय के चलते मौसम बदलेगा। एनडीआरएफ के डीजे अतुल करवाल ने कहा है कि बिपरजॉय का सबसे ज्यादा असर कच्छ में दिखाई दे रहा है। हमारी टीम सौराष्ट्र, द्वारका, जामनगर, गिर सोमनाथ, पोरबंदर में भी तैनात है। तट के 0.5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले 1 लाख से अधिक लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। चक्रवात से कितना नुकसान पहुंचा है, इसका आंकलन बाद में किया जाएगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।